हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चला था उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और जो आपकी क्लासेस हैं वो इस समय दोस्त यहाँ पे 3 क्लासेस चल रही हैं। मॉर्निंग में 7 बजे आपको मैथमेटिक्स क्लासेस और इवनिंग टाइम में 6 बजे आपका फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, दो में से कोई एक क्लासेस चलेंगी। और 7 बजे आपका E1 A2 फार्मेसी स्टूडेंट के लिए क्लासेस चलेंगी बायोलॉजी का, जिसमें हम जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है, जो कि दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। अभी तक दोस्त आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करे हैं तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्त एग्जामिनेशन अब बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। एक एक क्वेश्चन को दोस्त, खासकर मैथमेटिक्स, जितने आप मैथमेटिक्स के हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आप अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला सकें, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। जो क्लासेस है वो आपकी केमिस्ट्री की है। यहाँ तक दोस्त क्रैश कोर्स का 31वां पार्ट हो चुका था आज सुबह मॉर्निंग में। यहाँ पे दोस्त इवनिंग टाइम में आपका 32वां चलेगा, जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही दोस्त ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, निम्न में से किसकी कार्बन कार्बन दूरी सबसे कम होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा इस क्वेश्चन को। एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त। कार्बन कार्बन दूरी सबसे कम किसमें है, इसका पता लगाने के लिए हम संकरण जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संकरण जानेंगे एथेन की। अगर दोस्त यहाँ पे संकरण की बात करें तो इसकी जो संकरण होता है कितना होता है? sp3। अगर यही दोस्त हम बात करें एथीन की, तो एथीन का जो संकरण होता है क्या होता है? sp2। अगर यही बात करें एथाइन की, तो एथाइन का जो संकरण होता है sp होता है। एक एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे मैं संकरण बता रहा हूँ कि कार्बन कार्बन की सबसे दूरी किसमें, कार्बन कार्बन दूरी सबसे कम किसमें है। तो इसका जो होता है वो क्या होता है? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आप सभी को पता होगा एथेन का। अगर हम बात करें यही एथीन का, तो एथीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यही बात करें sp का, एथाइन की बात करें, तो इसका होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आपका एथाइन का हो गया। अब यहाँ पे चूंकि जो आपका S लक्षण है, ये जो आपका S लक्षण है, S लक्षण की यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे प्रतिशत देखें, एक एक पॉइंट समझिएगा आप। अगर हम यहाँ पे प्रतिशत देखें S और P की, तो जो फर्स्ट वाले अर्थात एथेन में जो प्रतिशत होता है कितना होता है? 25% S संकरण होता है, और जो P होता है कितना होता है? ये आपका 75%। ठीक है, किस में होता है? एथेन में। अगर यही दोस्त हम बात करें एथीन में, तो एथीन में होता है आपका 33% क्या होता है? S संकरण, और जो P संकरण होता है कितना होता है? 67%। ठीक है, अगर यही हम बात करें दोस्त यहाँ पे एथाइन की, तो एथाइन का जो परसेंटेज होता है वो आपका टोटल इक्वल होता है 50-50%। क्योंकि यहाँ पे sp संकरण है, दो ही संकरण है, इसलिए यहाँ पे प्रतिशत क्या होता है? बट जाता है, 50-50 हो जाता है। तो इसलिए चूंकि S लक्षण की प्रतिशतता बढ़ने के साथ बॉन्ड दूरी अर्थात बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो क्या है? घटती है। अतः एथाइन में कार्बन कार्बन की बंध दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। कैसे आया दोस्त, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ देखिएगा, जो बंध दूरी होती है, यहाँ पे आप देखिएगा, समझिएगा, जो आपका बंध दूरी होता है, बंध दूरी प्रोपोर्शनल टू 1 में S माइनस लक्षण की प्रतिशतता। S लक्षण की प्रतिशतता क्या होता है? बंध दूरी प्रोपोर्शनल टू 1 में S लक्षण की प्रतिशतता, H लक्षण की परसेंटेज होता है, जो आपका प्रतिशत वहाँ पे दिया होता है, वो आप संकरण के हिसाब से देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। एथाइन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का दोस्त मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। जिसका अणुसूत्र की बात करें तो रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4।
क्या होता है दोस्त, CH4, जिसका नाम है मीथेन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन दोस्त मैंने आपको क्लासेस में पहले भी कराया जा चुका है और मीथेन के बारे में दोस्त एक एक चीज़ मैंने क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से वॉच करिए। वहाँ पे दोस्त क्लासेस में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंटों को क्लियर करके समझाया हुआ है। तो CH4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बायोगैस का एक मुख्य घटक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, भोजन के उस संघटक का नाम बताइए जो शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये दोस्त मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है और अभी मैं फिर से करा रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कि भोजन का उस संगठन का नाम बताइए, उस संघटक का नाम बताइए जो कि शरीर की वृद्धि या मरम्मत के लिए अति आवश्यक है। तो इसमें से जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन ऑप्शन डी, यहाँ पे प्रोटीन जो है उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के सुधार में रिपेयर के लिए उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसमें दोस्त, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए जो अति आवश्यक है वो क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लकड़ी का भंजक आसवन देता है। तो लकड़ी का भंजक आसवन द्वारा क्या प्राप्त होता है? इसके द्वारा चारकोल की प्राप्ति होती है। भंजक, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा चारकोल की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, पेट्रोलियम निम्न में से किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो पेट्रोलियम किस नाम से पुकारा जाता है, जिसमें दोस्त आपके ऑप्शन 4 मिलते हैं यहाँ पे। पहला है पृथ्वी का तेल, दूसरा है चट्टानी तेल, तीसरा है खनिज तेल और चौथा है ये सभी। तो भूमि के नीचे पाए जाने वाली अप्रवेश्य चट्टानों, जिसे हम इम्प्रेवियस रॉक्स कहते हैं, से पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? अप्रवेश्य चट्टानों से, जो कि हमारे भूमि के नीचे पाई जाती हैं। तो इससे हमें क्या होता है, पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का तेल या चट्टानी तेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका बिल्कुल ही, अगर यहाँ पे आंसर को देखें तो मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी का तेल, क्या बताया दोस्त यहाँ पे, पृथ्वी का तेल, या तो इसे क्या कहते हैं, चट्टानी तेल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन दोस्त यहाँ पे डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम पृथ्वी का तेल, चट्टानी तेल या तो खनिज तेल, इन सभी नामों से इसको जानते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किस यौगिक का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस यौगिक का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो कैलोरी मान होता क्या है दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा, किसी भी पदार्थ या ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है, फिर से आप सुनिए, किसी भी पदार्थ या ईंधन के संपूर्ण दहन हो जाने के पश्चात उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी मान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कैलोरी मान कहते हैं, और इसे हम जूल प्रति किग्रा से प्रदर्शित करते हैं। किसे दोस्त? जूल प्रति किग्रा में प्रदर्शित करते हैं। इसमें से अगर देखें हैं कि सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसका अधिक होता है, तो आपका H2 हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। इसका बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, बायोगैस एक मिश्रण है। तो बायोगैस दोस्त किसका मिश्रण है? तो बायोगैस में यहाँ पे 4 गैस से यहाँ पे मिश्रण है। पहला है CH4, क्या है दोस्त?
CH4 जिसे हम यहाँ पे मेथेन के नाम से जानते हैं, मेथेन। दूसरा है जो गैस का मिश्रण है वो आपका CO2 है, जिसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है दोस्त यहाँ पे H2 जिसे हम हाइड्रोजन नाम से जानते हैं, क्या है दोस्त, हाइड्रोजन नाम से जानते हैं। चौथा क्या है, लास्ट आपका 4 इसमें गैसों का मिश्रण है H2S, क्या है दोस्त, H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए दोस्त इसमें क्या है, चारों गैसों का मिश्रण है। बायोगैस किसका किसका मिश्रण है, वो आपका CH4, CO2, H2 और C2S, इन सभी का मिश्रण है। ऑप्शन दोस्त ए आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयनिक बंध बनता है। तो आयनिक बंध दोस्त कब बनता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तो आयनिक बंध कहते कैसे हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, और इसे किस प्रकार यहाँ पे बनता है ये भी मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सुनिएगा, धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनावेशित आयन तथा अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेशित आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त विपरीत आवेशित आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जो कि उन्हें परस्पर एक दूसरे से बांधे रहता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आयनिक बंध आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ फिर से आप सुन लीजिए। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेशित आयन और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित आयनों में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार जो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जो कि उन्हें परस्पर एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक है, प्लस और माइनस ये क्या है, एक दूसरे से आपस में बांधे रखता है, और यही जो बंध है, इनके बीच में जो बंध बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो इसमें दोस्त ऑप्शन में आप बोल रहा था कि आयनिक बंध बनता है, तो आयनिक बंध किसके मध्य में बनता है, ठीक है, आयनिक बंध बोल रहा है कि किसके मध्य में बनता है, तो धातु और अधातु के बीच में बनता है। किसमें दोस्त, धातु और अधातु के बीच में बनता है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पेयजल में कोलाइडी अशुद्धि दूर की जा सकती है। इसमें दोस्त बोल रहा है कि पेयजल में कोलाइडी अशुद्धि किस प्रकार से शुद्ध की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो पेयजल में उपस्थित कोलाइडी अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्त, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपकी शुद्ध करने के लिए, किसका, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या तो बोल सकते हैं शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का। ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पे दोस्त जीवाणु, अगर बात करें यहाँ पे जीवाणुनाशक के रूप में ओजोन का उपयोग होता है, पेयजल के शोधन में किया जाता है। ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में ओजोन का प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है, पेयजल के शोधन में, पेयजल को शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर था, फिटकरी। ठीक है, पेयजल में कोलाइडी अशुद्धि को दूर करने के लिए यहाँ पे फिटकरी का उपयोग करते हैं, अर्थात फिटकरी द्वारा यहाँ पे दूर किया जाता है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे। इससे पहले दोस्त मैंने क्लासेस में आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन की खोज किसने की। तो यहाँ पे आपको बोल रहा था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक अर्थात जेम्स चैडविक साहब ने किया था। किसने दोस्त, जेम्स चैडविक साहब ने किया था। किसकी दोस्त, न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। अगर यही बोलता आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। जे थॉमसन साहब ने
इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर यही हम बात करते दोस्त प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन साहब ने। एक बात ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंटों में, कहीं कहीं आपको जो प्रोटॉन की खोज करता है उन्हें रदरफोर्ड साहब को माना है, रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। ये तो सबसे पहले थे, लेकिन बाद में जो पूरा इन्होंने क्या किया, जो खोजें चल रही थी, आविष्कार जो चल रहा था, बीच में ही छोड़ दिया था रदरफोर्ड साहब ने। इसलिए कहीं कहीं पे क्या है, इनका नाम है, और कहीं कहीं पे क्या है, गोल्डस्टीन का नाम है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन आप दूर करिएगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको शो हो रहा हो, जैसे रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने, अगर वहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है, तब तो आपका क्लियर है डाउट। अगर यहाँ पे दोनों नाम शो हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके केस में आपको क्या करना है, गोल्डस्टीन पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल सबमिट, फाइनल जो किया था वो आपका गोल्डस्टीन साहब ने किया था, इसलिए प्रोटॉन की खोजकर्ता के रूप में गोल्डस्टीन साहब को माना जाता है। अगर यही आपका गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो, रदरफोर्ड हो, तो आप वहाँ पे रदरफोर्ड टिक करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आज की क्लासेस आपको सभी लोगों को समझ में आ गई। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दोस्त अपने वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और क्लासेस को और भी बेहतर बनाया जा सके। और जैसा कि आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल मैंने बताया है, इसी शेड्यूल से अब जो क्लासेस है लगातार चलेंगी। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी यहाँ पे संपूर्ण रखें। धन्यवाद।